सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों को संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। रेणु जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार हमारा। नमस्कार संगीता, और हमारे सभी साथियों को मेरा भी नमस्कार जी। और भाई ऐसा है कि होली के बाद जब मुलाकात होती है ना, हाँ। तो अलग ही बात रहती है। वैसे थोड़ा थोड़ा तो मज़ा चल रहा है, क्योंकि व्यंजन विधि आज हम फिर लेकर हाजिर हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी ठंडक भी है क्या? हाँ, थोड़ी ठंडक है, थोड़ी गर्मी है, लेकिन इससे सावधानी की भी बहुत ज़रूरत है। तो बदलते मौसम में क्या सावधानियां होनी चाहिए, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। और आज सखी विशेष नमरिकपम इब्मिनी देवी जी की बात करेंगे। लेकिन हमारी भी कुछ जिद है। जी। कि साथ में गीत भी सुनते चलेंगे। तो ये तो जिद की बात है, लेकिन फिलहाल जो जिद है वो अलग अलग तरह की होती है। ये तो हमारी जिद है कि मनोरंजन का हम पूरा बिल्कुल जिद लेकर आए हैं कि आज पूरा मनोरंजन करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। लेकिन जिद की आदत बच्चों में कब कितनी कैसी होनी चाहिए, और कितनी हो जाती है, और कितनी सकारात्मक होती है, कितनी नकारात्मक होती है, इसके बहुत सारे बिंदु हैं, आयाम हैं, उन पर चर्चा करेंगे, जैसे कि हमेशा हम लोग करते हैं किसी भी विषय को। और व्यंजन भी ढेर सारा बताएंगे, कुछ। लेकिन जो बात हो रही है कि नमरिकपम इब्मिनी देवी, जो कि मतलब कहना चाहिए गायिका है, और जन्म इनका हुआ 1926 में वांगखेई निंगथेम पुखरी मापल मणिपुर में। और हमारे साथी ने लिखकर भेजा है कि इनका जन्म जो है 15 जुलाई को हुआ। 1926 में। इनकी माता का नाम केइना देवी और पिता का नाम चाओबा सिंह था। इब्मिनी देवी ने 6 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया, सीखना शुरू कर दिया, और आगे चलकर खोंगजोम प्रभा शैली, एक खास विधा है, ये गायकी की एक शैली है, इसमें एक प्रख्यात गायिका बन गई, जो नाम संकीर्तन भी गाया करती थी। नट संगीत की उन्होंने खास शिक्षा प्राप्त की है जी। और इब्मिनी देवी को हम पहली ऐसी महिला के तौर पर जानते हैं जिन्होंने ढोल, मृदंग और ढोलक को मणिपुर के लोक रंगमंच पर बजाया। 150 लगभग उन्होंने गाथा गीत लिखे और गाए, और संगीत में पिरोया इन गीतों को, जिसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से समय समय पर प्रसारित भी किया गया। 1964 में उन्होंने खोंगजोम प्रभा स्कूल की स्थापना की। 1964 में ही उन्हें मणिपुर रॉयल पैलेस की तरफ से जॉय पत्र से नवाजा गया। भाई देखो, खोंगजोम प्रभा जैसे स्कूल की बात है, क्योंकि ये एक विशेष शैली है जो खास तौर से मणिपुर की है। उसको हम तक पहुंचाने का काम किया है, जन जन तक पहुंचाने की काम किया है, और फिर स्कूल भी चलाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हम स्वयं बन जाते हैं किसी भी कला के प्रदर्शक, लेकिन उसमें जन जन तक प्रचारित करना, लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये इन्होंने किया। और आपके मणिपुर कला अकादमी पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। मणिपुर सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। ऑल इंडिया रेडियो द्वारा नामित और चिन्हित 10 असाधारण प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक नाम इब्मिनी देवी का भी है। भाई इसीलिए तो 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपको मिला, पद्मश्री से भी आपको नवाजा गया। आपके पति का नाम है नमरिकपम आदू सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आप गायिका और संगीतज्ञ इब्मिनी देवी की अच्छी सेहत के लिए भाई हम कामना करते हैं, जिन्होंने प्रचार प्रसार किया है। और आज इनकी वजह से देखो ना, ये शैली का नाम हम जान पा रहे हैं, है कि नहीं? जी। और उसके संग संग खास उन्होंने संकीर्तन की भी बात की है। तो खोंगजोम प्रभा ये एक विशेष शैली है गायकी की। तो इसका तो नाम ही नहीं सुना था ना। हाँ, और ये गीत और संगीत और बड़ा खास हो जाता है जब ये गाती भी हैं इस पर। तो जो ये ढोलक की बात हुई है, या जो मृदंग की बात हुई है, ढोल ताशे की बात हुई है, तो जब ये बजते हैं रेणु जी, तो जब बहुत सारे बजते हैं तो अलग सी धुन आती है, लेकिन जब ये बजाती हैं, ये बजाती भी हैं, तो जब ये बजाती हैं तो कुछ बिल्कुल कम ही रहते हैं वाद्य, लेकिन उनको इतने सुर ताल में पिरोकर और उनसे गीत और संगीत बनाना तो बड़ा ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि उसमें एक तरह का कहते हैं ना कि शोर नहीं होता, बिल्कुल लोक संगीत मिठास होती है, और बिल्कुल सही बात है। और सबकी अपनी शैली होती है, इसीलिए तो इनका इतना नाम है ना। अब गीत संगीत की बात चलिए तो एक गीत सुन लें। हाँ।
के तुम जो मिले सारी दुनिया मिली मेरी प्रीत आज हंसी। सामने हो तुम तो आंखें है नशे में तू, देखे बाहों का सहारा ले चलो कहीं दूर। आज हर एक चीज में है, आज हर एक चीज में है रंग और दिलकशी। समा ये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। कह रही है हमसे लहरें थाम लो पटवा, साथ हो जो तुम हमारे जा लगेंगे पार। प्यार में जो तुम मिले हो, प्यार में जो तुम मिले मुझे मिल गई जिंदगी। बोलो जी बोलो जी। ये समा ये खुशी बोलो जी बोलो जी। छेड़ दी मौजों ने मेरी जिंदगी की धुन, हंस के तुम बोलो बलम तो झूमता है मन। तेरी मुस्कानों से मेरे, तेरी मुस्कानों से मेरे गीत की धुन सजी। छोड़ो जी ये समा ये खुशी कुछ बोलो जी बोलो जी। मुझे तुम जो मिले सारी दुनिया मिली मेरी प्रीत आज हंसी। बोलो जी ये समा ये खुशी बोलो जी बोलो जी। गीत सुन के भी मौसम बदल जाता है, दिल खुश हो तो भी मौसम बदल जाता है। ऐसा, और जब मौसम बदलता है तो गीत के भी रंग बदल जाते हैं, ये भी होता है जी, है ना? जी बिल्कुल। तो मौसम तो सचमुच बदल गया है। हाँ। किसी ने लिखा है, हाँ। ना आशिकाना रहा ना सुहाना रहा, पल में तोला पल में माशा। हाँ, क्या बात है, बड़ा अच्छा आपने लिखा है। लेकिन हाँ, ये जो मौसम बदल रहा है उसके बारे में भाई हम तो मौसम की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप सेहतमंद रहें इसलिए ज़्यादा सजग रहने की बात करेंगे। जैसे कि आजकल मौसम है ना संगीता, सुबह सुबह ठंडी हवा है लेकिन दिन में गर्मी है, रात को फिर थोड़ी सी ठंडक, कभी कभी गर्मी, किसी दिन बहुत ठंडक। तो ऐसा मौसम परेशान तो करता है लेकिन सेहत के लिए भी थोड़ा सा नाजुक मौसम है ये। हाँ, है ना? और देखिए हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि भारत में कितने तरह के मौसमों का हमें अनुभव होता है, आनंद मिलता है। हर मौसम की अपनी एक अलग ही सुंदरता होती है, हमको भी उसको खुशी खुशी इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अक्सर कर जब इस तरह से मौसम बदलता है तो हम लोग बड़ा परेशान से हो जाते हैं। अरे होंगे क्यों नहीं भाई, देखो जुकाम हो जाता है, बुखार आ जाता है, सिर दर्द होता है। आजकल जैसे थोड़ा सा सर्दी से आप गर्मी में आए तो आंखों में जलन महसूस होती है,
है। थोड़ा पाचन समस्या भी हो जाती है, इसलिए पेट में दर्द, कभी कभी अगर आपको संक्रमण हो गया तो फ्लू जैसी बीमारियां हो जाती हैं, वायरल हो जाता है। तो ये सब तकलीफें भी तो साथ साथ बढ़ती हैं। तो ठीक है, एंजॉय करेंगे, लेकिन जब तकलीफें न हो इसके लिए हम लोग क्या करें, है कि नहीं? बिल्कुल। तो जरा सी गर्मी से कई बार हम लोग आते हैं तो तुरंत से बिल्कुल ठंडा पानी पी लेते हैं, या बिल्कुल कहते ये हैं कि भाई पंखे जोर से चलाओ या एसी में बैठ गए। तो इस तरह से तो नहीं होना चाहिए, जिससे थोड़ा सा कहते हैं कि गर्मी में भी अगर थोड़ी देर बैठ जाया जाए थक करके आ करके, बिना पंखा चलाए, बिना एसी में, तो भी आराम होता है। और इसके बाद अगर चलाएं तो सेहत को कम नुकसान होता है। हाँ, यानी कि आप जैसे अगर बहुत ठंड से आए हैं या गर्मी से आए तो एकदम से ठंडक में ना पहुंचे। और इसी तरह से ठंडक से एकदम गर्मी में नहीं आना चाहिए। शरीर को थोड़ा सा मौका देना चाहिए कि वो किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर सके। जो तापमान जो एकदम से घट बढ़ जाता है उसमें दिक्कत आती है शरीर को। भाई शरीर भी एक मशीन जैसा ही है ना, तो बहुत संवेदनशील है। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि एकदम से ठंडा गर्म ना करें। हाँ, जैसे अंधेरे से उजाले में हम लोग अचानक से या लाइट चली गई और फिर आ गई तो वैसी हालत होती है। बिल्कुल सही जी। तो इस मौसम में तो और रेणु जी कहते हैं कि मतलब खास सावधानी बरतनी चाहिए। और अक्सर का जब हम लोग बातें भी करते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि भाई इस जगह का मौसम कैसा है, आपके शहर का मौसम कैसा है। तो यानी कि मौसम को लेकर हम लोग अक्सर सजग भी रहते हैं। और इम्यूनिटी जो अपने शरीर की होती है वो भी इस मौसम में, इस तरह से जब मौसम बदलते हैं तो काफ़ी प्रभावित होती है। और हमारे शरीर में अगर हमने ठीक से खाना पीना नहीं लिया तो हमारा शरीर भी प्रभावित होता है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी प्रभावित होती है। हाँ, मतलब अगर आपके इस समय प्रतिरोधक क्षमता कम है तो जाहिर है कि सारे जो है ना संक्रमण और सारी समस्याएं जो हैं वो इंतजार में बैठी हुई हैं कि कब आप थोड़े से कमजोर पड़े और हम आपके ऊपर धावा बोल दें। तो भाई अब आप देख लीजिए कि किसका धावा बुलवाना है। आपको अगर खुश रहना है, मस्त रहना है, तो थोड़ा सा पहले से इसकी तैयारी रखनी होगी प्रतिरोधक क्षमता के लिए। तो भाई अचानक तो नहीं बढ़ जाएगी ना। लेकिन जो सावधानियां इन सब का ख्याल रखें और पहले से प्रतिरोधक क्षमता तो हर मौसम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग हम लोगों में से होते हैं जो ज्यादा नहीं सोचते कि भाई मौसम बदलेगा, जब बदलेगा तब देखा जाएगा। लेकिन कुछ लोग बड़े सचेत रहते हैं कि नहीं, लेकिन जब बदलता है तो इस बात का ख्याल भी तो रखते हैं ना। जैसे हम लोगों ने कहा कि एकदम से ठंडे से या गर्मी से आए तो एकदम से एसी में न बैठे। ऐसे ही जैसे कि एकदम से आप बाहर से आए और फ्रिज में से एकदम ठंडा पानी निकाला और पी लिया, तो अब शरीर तो बिल्कुल तुरंत प्रतिक्रिया दे देगा अपनी और कहेगा भैया लो हम छींक रहे हैं। तो इसलिए इस सब चीज़ों का ख्याल रखें। तो ऐसे लोग अगर प्रतिरोधक क्षमता पर ध्यान नहीं देते हैं तो रोज़मर्रा की ये सावधानियां जो है इस पर बहुत सजग रहते हैं। तो भाई अभी मौसम है ज़रूर, लेकिन एकदम से ठंडा पानी न पिएं। उसके लिए भी आप धीरे धीरे सामान्य पानी पिएं या घड़े का पानी पिएं और फिर इन सब चीज़ों का ख्याल रखें। जी, है ना। और फिलहाल हम ले लेते हैं कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल रेणु जी, उसके बाद फिर मिलते हैं। जी बिल्कुल। अंतराल बहुत छोटा सा था। ऐसा भाई हमारे साथी बहुत मजे से इसका भी कहना चाहिए कि लुत्फ उठाते हैं। क्योंकि मौसम जब बदलता है, हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी आती हैं। मौसम बदलता है तो नए नए फिर से फल आने लगते हैं, सब्जियां वैसी आने लगती हैं, थोड़ा परिवर्तन होता है, उसका भी अपना मजा है ना। अब गर्मी आ रही है तो खरबूज तरबूज ये सब खाएंगे हम लोग। कहते भी हैं कि भाई मौसम की चीजें जो है उनको खाना शुरू करिए, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति होती है। जी हाँ, और खास तौर से विटामिन डी का सेवन बहुत खास है। लेकिन हमारे कार्यक्रम का विटामिन डी जो है वो हम लोग ले लें थोड़ा सा। जी साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे, क्या हंसी रात
है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है, साथ दिल छेड़ दे। मुझे चांद क्यों तकता है, मुझे चांद क्यों तकता है, मेरा कौन ये लगता है। मुझे शक यही होता है, मुझे शक यही होता है, मेरे चांद से जलता है। हमें इसकी क्या परवाह है, हमें इसकी क्या परवाह है। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। तेरे दर पे सर झुक जाए, तेरे दर पे सर झुक जाए, यही जिंदगी रुक जाए। लगी दिल की ये बढ़ जाए, लगी दिल की ये बढ़ जाए, मेरी नींद भी उड़ जाए। कभी फिर सुबह ना आए, कभी फिर सुबह ना आए। साज दिल छेड़ दे, साज दिल छेड़ दे। क्या हंसी रात है, क्या हंसी रात है। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तू अगर साथ है, तू अगर साथ है। साज दिल छेड़ दे। अच्छा रेणु जी, मौसम की चीजों में एक चीज और क्या बताओ जी, मौसम की चीजों में एक चीज और होती है और कि भी कुछ बाकी है। हाँ, अब जैसे क्या रह गया? कोई फल आते हैं या कोई सब्जियां आती हैं तो वो सस्ती पे होती हैं, खूब खा करके इम्यूनिटी बनाई जा सकती है। अच्छा जी, इसीलिए तो कहते हैं कि मौसम का फल खाओ। बिना मौसम के फल पहले खा लेते हैं महंगे महंगे खरीद के, और उसके बाद जब सस्ते होते हैं तो फिर हमको लगता है अब तो बोर हो चुके हैं। तो भाई इस तरीके के जो नखरे हैं वो किनारे रखें, और मौसम में खाएंगे तो सही मिलेगा, नहीं तो आपको कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ मिलेगा, शायद उसमें उतनी पौष्टिकता न रहे। हाँ। ठीक है, आपको लग रहा है कि बिल्कुल आप लालच में आ जाते हैं कि अरे मौसम आने से पहले ही शुरू कर दिया हमने खाना, तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो अच्छी बात है। प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, और देखिए प्रकृति ने कितना हमें दिया है। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो जाहिर है खीरा है, ककड़ी है, इन सब में प्रचुर मात्रा में पानी है, तासीर भी होती हाँ, है, तासीर भी होती है। हाँ। तरबूज तो पानी से भरा हुआ है, लगता है कि 4 फाँक खा लीजिए। हाँ। 4 फाँक में ही ऐसा लगता है जैसे कि आपने 1 गिलास पानी पी लिया। हाँ। है ना। उसके संग संग आपको वो सब भी मिल जाते हैं। कहते हैं ना कि नमक, चीनी जो भी चाहिए हमारे शरीर में, हाँ। उन सबको भी बैलेंस कर देता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना देता है शरीर में। जी बिल्कुल। तो इसके संग संग ये तो हो गया, प्रकृति ने दे दिया, लेकिन जो हमने भीड़ भाड़ इकट्ठा की है उससे थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है कि नहीं। जी जी, वो तो बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर ऐसे भीड़ भाड़ में जाने से जो दिक्कतें होती हैं वो तो अलग से होती हैं, साथ में जो हैं उनको भी दिक्कत होती है, सेहत से भी मिली जुली दिक्कतें होती हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब रसोई में हम इतना ख्याल रखते हैं तो भोजन इस मौसम में बिल्कुल अच्छी तरह से देखें कि भाई ताज़ा खाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छी तरह से जब भी खाना खाएं या जब भी कहीं बाहर जाएं तो भी 2-3 बार तो अच्छी तरह से हाथ को धो लें। और अगर उस वक्त आपके पास ऐसी सहूलियत नहीं है तो सैनिटाइजर ज़रूर रखें, अच्छे से हाथ को सैनिटाइज करें।
अब पानी की बात भी कर लिया जाए कि भाई तुमने ये तो बताया नहीं संगीता कि पानी उबाल कर पिए। हाँ। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके से जो बचने की बात कर रहे हैं वो एक ये भी है ना कि वहां पर आपको इतनी साफ सफाई से आपको ना तो पानी मिलेगा ना भोजन मिलेगा, थोड़ा बहुत तो संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। तो इस मौसम में खास तौर से भीड़ भाड़ के इलाके में न जाए। और वैसे कोशिश ये भी करें कि अगर कुछ तकलीफ हो गई है तो खुद के डॉक्टर न बने, बल्कि चिकित्सक से सलाह लेकर ही किसी भी दवा का सेवन करें। खुद के डॉक्टर तो बिल्कुल ना बने जी। अब यहाँ क्या खुद के क्या दूसरे के भी डॉक्टर हम बन जाते हैं। हाँ, थोड़े से बन सकते हैं। जैसे डायरिया है तो भाई नमक और चीनी का घोल है वो ले सकते हैं। अच्छा, ज्यादा डॉक्टर ना बने। तो इसमें क्या गड़बड़ हो जाएगी? अच्छा ये बताओ। नहीं, इसमें तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं है। डायरिया है तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। डायरिया ORS का घोल आता है या थोड़ा बहुत आप ऐसे ले सकते हैं, लेकिन हाँ डॉक्टरी सलाह के बिना तो कोई भी दवा बिल्कुल भी ना ले। लेकिन ये दवा नहीं है, ये एक आपके मदद के लिए होता है, सपोर्ट सिस्टम है एक तरह से कहना चाहिए। अगर आपको डायरिया नहीं भी है और आपको लग रहा है कि बहुत गला आदि सूख रहा है, कहीं हल्की सी कमजोरी लग रही है, तो आप ORS का घोल ले सकते हैं कि आपको रिहाइड्रेशन के लिए है, यानी कि आपको डिहाइड्रेशन अगर हो रहा है हाँ। तो आपको हाइड्रेट कर देता है, पानी की कमी को संतुलित कर देता है और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है। तो इसलिए इसको आप आराम से ले सकते हैं, निरापद चीज है, इसमें कोई आपको वो सब नहीं होता, साइड इफेक्ट्स नहीं होते। तो इसको लेते रहें तो अच्छा है। और जैसे हम बार बार कह रहे हैं सफाई का खास ख्याल रखें। और यात्रा तो इस समय लोग करते हैं, कुछ के परीक्षाएं चल रही हैं, जिनकी खत्म हो गई हैं वो बिल्कुल बस भाग रहे हैं घर से, तो उसमें सावधानी रखना संगीता बहुत जरूरी है कि नहीं? कुछ एक चीजें जैसे होती हैं हम अक्सर करके बाहर से खरीद लेते हैं या खा लेते हैं, तो खासकर पानी या फिर जो नाश्ता वगैरह है थोड़ा बहुत अगर घर से थोड़ा सा बना लें तो इन चीजों को थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। और जब बात करते हैं इस तरह से बदलते मौसम की, तो बच्चों के लिए भी बहुत ख्याल रखने की बात होती है, क्योंकि रात में उनकी तो आदत होती है कि बिल्कुल उनको उड़ा कर सुलाइए भी तो भी वो बिल्कुल भाग देते हैं। हाँ, चादर वादर उन्हें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि थोड़े से जो हल्के मोटे कपड़े हैं, क्योंकि जैसे जैसे रात ढलती जाती है तो फिर ठंड बढ़ती जाती है, तो उस तरह के कपड़े उन्हें पहनाएं रात में सोते समय। और बिल्कुल भी हल्के कपड़े, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि भाई गर्मी लग रही है तो बिल्कुल हल्के कपड़े बच्चे पहन लें, तो हल्के कपड़े बिल्कुल ना पहना कर बल्कि इस मौसम में थोड़े से मोटे कपड़े पहनाए जाएं तो ज्यादा अच्छा है। इस बात का ख्याल रखें। धूप में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा सा कैप चश्मा ये सब रखें, अपने सिर पर भी थोड़ा सा कपड़े वगैरह लपेट के निकलें। हाँ। तो हो सकता है धूप आपको अचानक से, सर्दियों से आप शुरू हुए हैं तो उसका भी कहीं असर ना आ जाए, तो इन सब चीजों का ख्याल रखें। पानी आदि की तो बात हमने करी ली, और बाकी जब यात्रा में जा रहे हैं तो विशेष तौर से ख्याल रखें कि पानी आदि का ख्याल रखें, क्योंकि वहां पर अगर आप बीमार पड़ेंगे तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी जगहों पर, है ना? जी जी। और अब एक गीत सुनना है। मैंने सोचा कुछ खाना पीना बता रही हो, लेकिन चलो ठीक है, गाना सुनते हैं। तब तक हमारी साथी जो है कागज कलम लेकर तैयार रहते हैं। या हबीबी, या हबीबी, या हबीबी, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, मेरी नजरों की जन्नत है जुल्फ़ो रुखसार की दुनिया, किस कदर खूबसूरत है तेरे दीदार की दुनिया, तुम्हें पहचाना है खुदा को समझा है, खुदा को जाना है, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है।
पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, जान मन जिंदगी मेरी कुछ तो रंगीन हो जाए। दिल पे तुम हाथ जो रख दो मेरी तस्कीन हो जाए, नजर मिल जाने दो कयामत आती है, कयामत आने दो। मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का नाम, मैंने रखा है मोहब्बत। तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, तुम भी कुछ अच्छा सा रख दो अपने दीवाने का नाम, मैंने रखा है। क्या बात है, क्या बात है। तो नाम तो रखा जा सकता है, इधर का उधर का सब कुछ, लेकिन जब व्यंजन बनाने की बात आती है हाँ। तो जो नाम है उसी नाम से बताना पड़ता है। तो अब क्या बताने जा रही हो संगीता? हाँ, या तो नाम भी अलग अलग रखे हुए हैं ना, ऐसा वजह से। हाँ, व्यंजन भी अलग है ना? जी जी बिल्कुल अलग है। कौन सा? कोकोनट मिल्क शेक हमारी सखियां तो खूब बनाकर आजकल रख भी रही होंगी, पी भी रही होंगी। तो उसकी सामग्री झटपट बता देते हैं। क्यों? समय हो जाएगा अंतराल का, तो फिर मत बताओ। तब देखो ऐसा है ना जी जी जिद की बात कर लेते हैं। हाँ। लेकिन हमने बता दिया कि भाई हम क्या बताने वाले हैं, क्योंकि जिद हमारे साथी लिख रहे हैं कि कुछ तो अगर मुझे ये जिद नहीं है, मैं बाद में बता दूंगी। चलो भाई, इन्होंने तो सरेंडर कर दिया, समर्पित कर दिया अपने आप को। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि इन्होंने देखो बहुत अच्छा लिखा है कि जिद अगर कुछ सीखने की है और आगे बढ़ने की है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी बच्चों की जिद का तो कुछ नहीं कह सकते, तो बात बिल्कुल सही है। और जिद चीज ही ऐसी है, लेकिन हाँ अच्छी जिद बहुत अच्छी है, बहुत जरूरी भी है ना जी। लेकिन अक्सर हम बच्चों को कह देते हैं कि बच्चे बड़े जिद्दी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या हम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हम तो बच्चे तो जब जिद्दी होते हैं तो भाई उन्हें मालूम नहीं चलता है शायद कि भाई हम क्यों जिद कर रहे हैं और ये चीज ठीक है कि नहीं ठीक है। लेकिन बड़े तो जानते हैं कि इसका क्या। नहीं जानते, बड़े कहाँ जानते हैं बच्चों की तरह जिद करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमने बिल्कुल ठीक किया है। हाँ, है ना? हाँ। लेकिन हाँ, उम्र बढ़ने के साथ हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा, ज्यादा कुछ नहीं बदलता। उम्र बढ़ने के साथ बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। आती गर्मी की ऋतु में आप स्वस्थ सुरक्षित रहें, ये इन्होंने शुभकामना दी है। मतलब मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं समझौता हाँ करना ही पड़ता है ना जी। तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ अच्छी चीजों की जिद रखना चाहिए। फिर इसी तरह से आपकी जिद पूरी होती रहे। लेकिन हाँ जब ये आदत बन जाती है तब थोड़ी दिक्कत होती है जी। और अब एक अंतराल के बाद मिलते हैं कार्यक्रम में जी। जी। क्या बात है। हाँ। तो तैयार हो? हाँ हाँ बिल्कुल तैयार हूँ। बताओ क्या बता रही थी? नारियल का कोकोनट मिल्क शेक। हाँ, तो इसके लिए सामग्री आपको लेनी है 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, जो ताजा वाला है वो। मतलब वो जो हम लोग कड़े वाले में से फोड़ के निकालते हैं वो वाला ना नारियल? हाँ, जिसमें पानी होता है जी जी। तो 1 कप ग्रेटेड कोकोनट लेना है, 2 कप मिल्क लेना है, और चीनी 2 चम्मच, या फिर अंदाज से जैसा आपको पसंद हो। कोई थोड़ा सा ज़्यादा भी पसंद करते हैं, कोई लोग कम पसंद करते हैं, तो आप उस हिसाब से घटा बढ़ा लें। और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, कुछ बादाम के पतले कटे टुकड़े
जो आप गार्निश करेंगे। और कोकोनट में थोड़ा सा दूध डालकर, आधे कप दूध डालिए इसमें और मिक्सर में पीस ले, क्योंकि आपके पास ग्रेटेड कोकोनट तो है ही है। जी, जी। इसमें आपको 1 कप दूध डालकर मिक्सर में पीस लेना है, फिर इसे छान लेना है। बचे हुए जो मोटे नारियल होंगे उनमें 2 चम्मच चीनी, यानी कि जो नारियल बचेंगे, क्योंकि आप उसको दबा करके फिर वो उसका निचोड़ लेंगे, हाँ, मिल्क आएगा। फिर उसके बाद नारियल में इसमें 2 चम्मच चीनी और डाल दीजिए, ताकि ये वेस्ट ना हो। इसको आप पीस करके, क्योंकि नारियल में एक बात होती है कि हम इसे बार बार हमें पीसना पड़ता है, तो फिर इसमें थोड़ी सी चीनी डालिए, 2 चम्मच चीनी डाल सकते हैं, और 1/4 इलायची पाउडर जो आपने रखा हुआ है वो डाल दीजिए, और फिर थोड़ा सा इसको दूध डाल करके पीस लीजिए, और फिर इस तरह से थोड़ा सा आपको छान लेना है। आप चाहें तो एक बार और इसे पीस लें इसी तरह से। और अब इस मिल्क को, जो कोकोनट से निकाला है आपने मिल्क के साथ पीसने के बाद, ग्राइंड करने के बाद, उसमें जो मिल्क आपने निकाला है उसके साथ थोड़े से आइस के टुकड़े आप उसमें डाल दें, और फिर उसको ब्लेंड कर लें, और यानी एक बार फिर से मिक्सर चला लें। हाँ, ब्लेंड करना है, और फिर उसके बाद बादाम के कतरन से इसे गार्निश कर सकते हैं। क्या बात है। हाँ, और फिर थोड़ा सा आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, जैसा मन आता है रख के। फ्रीजर में भी रख के खा सकते हैं। हाँ, जल्दी से अगर खाने का मन है, थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, बहुत ज्यादा न जमने पाए, नहीं तो फिर आप नहीं खा पाएंगे। और इसको जमाने के बाद इसका स्वाद थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आपको शक्कर वगैरह उस हिसाब से ज्यादा डालनी होगी, जमाना होगा। तो भाई इस तरह से आप कर सकते हैं और बिल्कुल खाएं पिएं इस तरह से। लेकिन जैसे हमने कहा कि बहुत गर्मी में से आ रहे हैं, तो ऐसी ठंडी चीजों का तुरंत सेवन न करें। तो भाई एक हम पूरन पोली बता देते हैं। इसके लिए आप सामग्री लिख लें। 250 ग्राम मैदा, घी अंदाज से, 100 ग्राम चने की दाल भिगोकर रखी होगी, और इसमें जो अतिरिक्त पानी है उसको हटाकर दाल को कुकर में डालकर आधा कप पानी डालें, और फिर 1 सीटी आने तक, मतलब 1 सीटी तक पका लें उसको। और फिर उसका जब स्टीम ठंडा हो जाए तो कुकर से निकाल लें। करीब 50-60 ग्राम गुड़, और उतनी ही अगर आपकी मन है तो शक्कर, या फिर गुड़ या चीनी जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसमें आपके लिए आपकी मर्जी के ऊपर है। सबसे पहले मैदे में 2 चम्मच घी डालकर और 1 चुटकी भर नमक डाल के गुनगुने पानी से नरम नरम गूंथ लें इसको, और फिर इसको 10-20 मिनट तक छोड़ दें तो अच्छा सेट हो जाएगा। फिर चने की उबली दाल को पीस दें और इसे पैन में डाल दें। इसमें गुड़ या चीनी डालकर धीमी आंच में गाढ़ी होने तक पका लें, और फिर इसमें आधी छोटी चम्मच जो है इलायची पाउडर डाल लें। जो आपकी इच्छा हो तो इसे डालें, नहीं तो आप सादा भी बना सकती हैं। और इसे फिर अच्छे से डाल लें, उसके बाद ठंडा होने दें, और अब इसे भर कर, यानी कि जो आपने मैदा गूंदा है उसमें उसकी लोई बना लें, और इसमें इसको भर कर बेल लें पतली पतली, और पराठे की तरह घी लगाकर सेक लें। देखिए बहुत स्वादिष्ट लगेगी। हाँ, चीनी से अच्छा तो गुड़ से बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा जी, सेहत भी अच्छी रहती है। और मैदे की जगह भी तो आटा अगर अच्छी तरह से छान ले तो आटे में भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। और वैसे भी चने की दाल यानी बेसन के साथ गुड़ का जो है संयोग बहुत अच्छा लगता है, सोना सोना दोनों रहता है, तो स्वाद उसका बढ़ जाता है। जी जी। और कार्यक्रम का स्वाद अगर बढ़ाना हो तो गीत सुना दिया जाए। वाह। ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे
तो भाई देखो, ऐसा है ना कि इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है कि स्वस्थ रहा जाए। हाँ, चाहे बाला ढूंढना हो, चाहे गुम करना हो। और इसके लिए हमारे साथी ने बहुत अच्छा लिखा है, बदलते मौसम में बीमारियों से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलेगी। स्वस्थ रहने के लिए रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इससे शरीर में रक्त संचरण बहुत अच्छा होता है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत बनता है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और जॉगिंग जैसी एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। जी, और मैं तो ये कहूंगी कि मैं ये एक तरह से जिद भी करनी चाहिए कि भाई ये होना ही चाहिए। हाँ। ऐसी जिद हो तो फिर कितना अच्छा है। खुद से जिद करना बहुत जरूरी है। खुद से जिद, अक्सर जो जिद नकारात्मक होती है वो शायद हम जो दूसरों से करते हैं वही गड़बड़ रहती है। खुद से जिद जब होगी तो कुछ अच्छा करने की होगी, कुछ अपने को बेहतर बनाने की होगी, है ना। तो क्या जिद की आदत अच्छी है, नहीं है, ये तो हमने लगभग बता दिया कि हाँ कैसी जिद होनी चाहिए। लेकिन हाँ, बच्चों का स्वभाव अगर जिद्दी है तो इसमें किसकी गलती है ये हमें सोचना पड़ेगा। और उससे बेहतर तो ये है कि कारण से अच्छा हम समझे कि इसको कैसे दूर किया जा सकता है कि नहीं। जी। अब 2 बच्चे अगर घर में हैं तो देखा कई बार ये भी जाता है, या 2 हैं या जितने भी, तो बच्चों के बीच में भी अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे, कोई एक बच्चा तो बहुत जिद्दी होगा लेकिन कोई बेचारा बिल्कुल चुप सा बैठा रहता है। हाँ। कि चलो उसकी जो बातें हैं वो पूरी हो रही हैं तो उनका फिर कोई अंत ही नहीं होता है। और दूसरा समझौता करता रहता है, वो समझौता करता रहता है, बैठा रहता है कि शायद उसकी बारी भी आ जाए। तो ये देखना चाहिए। हाँ, इसमें फिर अभिभावक की जिम्मेदारी बनती है कि वो एकदम निष्पक्ष तरीके से देखें और जो जिद कर रहा है उसको समझाएं, और जो जिद नहीं कर रहा है, समझौता कर रहा है, उसको उसका हक दें, या वो जो नहीं मांग पा रहा है उसको खुद ब खुद दे दें। तो इस तरह से इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। और इस प्रकार से जिद भी जो होता है, कभी बहुत महंगी चीजों की बच्चे कर लेते हैं, कभी दूसरों की नकल करने के लिए करते हैं, और न बोलने पर उसको छीन लेना, और इस तरह से धीरे धीरे करके गलत आदतें पड़ने लगती हैं जिद के कारण। और अक्सर ऐसा भी होता है कि एक बच्चा जहाँ रहता है वहां पर उसको जिद की आदत पड़ जाती है, क्योंकि शुरू से उसकी सारी जो मांगे होती हैं वो हम पूरी करते रहते हैं। ऐसे में जब वो कहीं जाता है तो उसे लगता है कि ये मेरा ही सामान है, हर जगह हम किसी से साझा नहीं करेंगे, है ना। जो चाहे वो ले सकते हैं, जो मांगेंगे वो मिलेगा, मिल जाएगा। और धीरे धीरे से फिर वो आदत बन जाती है, और फिर उन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए कि मतलब किसी भी तरह से वो हमारे पास आ जाए, इसके लिए वो जिद एक तरह से कहते हैं कि पकड़ ही लेते हैं कि भाई मिल ही जाए हमें। हाँ, जिद पकड़ क्या लेते हैं, बल्कि अगर धीरे धीरे देखा जाए तो कभी कभी इसकी दिशा इतनी गलत हो जाती है कि बड़े होकर जैसे घर के पैसे उठा लेना, फिर धीरे धीरे झूठ बोलने लगते हैं अगर पैसे उठाए तो, फिर इसी तरह से अगर गलत संगत पड़ गई गलती से भी, तो वो फिर बहुत ही घातक हो जाता है उसके स्वयं के लिए, और जाहिर है कि परिवार और समाज के लिए भी। जी, और माता पिता में भी कई बार देखा जाता है कि बड़ा टकराव होता है कि अगर पिता कहेंगे कि भाई देखो ये बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया है, तुम इसे बिगाड़ रही हो, रोकती नहीं हो, तो फिर माँ को नहीं अच्छा लगा, या फिर मम्मी ने कहा कि भाई आप इसे बिगाड़ रहे हैं, तो वो डैडी को नहीं अच्छा लगा। तो ऐसा हो जाता है। तो आपस में ये देखें कि मतलब क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, और रोकना तो बहुत जरूरी है। और फिर इस तरीके के जब मतभेद होता है, मतैक्य नहीं होता है माता पिता में, पति पत्नी में, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसका फायदा उठाते हैं, और बहुत ज्यादा उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं, और ये सोचते हैं कि उनसे कुछ बोलेंगे और हमारी बात बन जाएगी, हमारी बात मान ली जाएगी। तो ऐसे में माता पिता का मतैक्य होना बहुत जरूरी है। आपस में मतभेद हो तो भी बच्चों के मामले में थोड़ा निष्पक्ष होकर समझे, और क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य स्वयं खराब करते हैं अगर उसकी सारी बातों को, गलत बातों को मानते रहते हैं तो, जी, है ना। और जरूरी तो ये होता है कि अगर किसी वक्त अगर बहुत ज्यादा अगर बच्चे की उम्र ऐसी है जैसा कि वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, तो उस पर भी निर्भर करता है रेणु जी कई बार कि बच्चा कितना छोटा है और हम किस हिसाब से उसको समझा सकते हैं। तो उस वक्त जब वो जिद करता है तो जरूरी ये है कि उसको किसी न किसी तरह से अगर टाला जा सके तो टाल दिया जाए। और थोड़ी देर बाद बच्चे खुद भी कई बार ऐसी उम्र में होते हैं कि भूल जाते हैं कि भाई हमने क्या मांगा था अभी। जिसको कहते हैं कि थोड़ी सी दिशा बदल दें, विषय बदल दें, कहीं और उनको उलझा दें दूसरी जगह, तो वो उस समय उनकी जिद टल जाएगी और फिर धीरे धीरे उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये नहीं मिला तो कुछ नहीं हुआ। तो इस बात का ख्याल रखें। लेकिन वहीं कुछ बच्चे जो है स्कूल न जाने की जिद करते हैं, है ना, फिर तरह तरह के बहाने बनाते हैं। तो ये पहचानना होगा माता पिता को कि वो बहाना बना रहा है, सच में तकलीफ में है, या अगर जिद कर रहा है स्कूल नहीं जाने की, क्या कारण है। हो सकता है स्कूल में कोई उसको दोस्त ऐसा हो जो उसको तंग कर रहा हो, या शिक्षक शिक्षिकाएं कुछ हो सकता है उसके संग निष्पक्ष न हो, किसी का पक्ष ले रहे हो, तो इसलिए मन तो नहीं बच्चे का उचट रहा है, या स्कूल का वातावरण कैसा है। एक बार जाके
प्रिंसिपल से मिले, अध्यापक अध्यापिका से मिले। तो इस तरह से आप एक जब जुड़ेंगे बच्चों से और उसके तकलीफ को समझेंगे तो शायद ये जिद खत्म हो जाएगी, है ना। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि माता पिता उस वक्त रोक देते हैं बच्चे को कि अगर हम तुरंत किसी चीज को अगर दिला देंगे तो वो फिर तुरंत सारी चीजें भी तुरंत दिलानी पड़ेंगी। तो भले वो उन चीजों को वो बाद में दिला देते हैं, लेकिन कई बार वो रोक देते हैं वहां पर कि भाई चूंकि ये बच्चा जिद कर रहा है तो इस वक्त तो नहीं मिलेगा, भले उसे 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर उस चीज को दिला दिया जाए। हाँ, लेकिन कभी अगर बच्चे भी बहुत नहीं समझदार होते हैं, अगर आप समझदार हैं तो अगर वो समझ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रतीक्षा कर लेते हैं, लेकिन जिद अपनी पूरी करवा लेते हैं। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कभी कभी ये भी होता है कि खुद हम जब जिद पर अड़ जाते हैं कि हमें नहीं देना है, तो कभी कभी इसमें बच्चे भी उतने ही जिद्दी होते जाते हैं। तो आपको देखना होगा कि आपको कितना कोमल होकर रहना है, कहाँ पर आपको कड़क होना है, कितना झुकना है और कितना आपको उन्हें रोकना है, और रोकना भी है तो किस तरह से रोकना है ये हमें देखना पड़ेगा। है ना। और खाने पीने की भी बात ऐसी होती है, कभी कभी जो खाने पीने की चीजें होती है उनमें भी बताना जरूरी है कि भाई ये बाहर की चीजें हैं या आजकल मौसम ठीक नहीं है तो आप मत खाइए, या फिर कोई एक समय निर्धारित कर लेंगे, ठीक है अगर होटल भी जाना है तो हम हफ्ते में 1 ही बार जाएंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके संग संग एक बात और है कि जैसे ये खाने की बात आई तो बच्चों को ये बता दें कि ये खाने से ये होगा, ये तकलीफ आपको होगी, और ये ना खाने से आपको ये आराम मिलेगा। तो अब उनको बताएं कि अब आप निर्णय लीजिए। तो कभी कभी जब आप उनको निर्णय करने के लिए दे देते हैं तब उनको लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं और मुझे अब समझदारी से काम लेना है, तब वो सही निर्णय लेते हैं। तो आप जैसे उन्हें बता सकते हैं कि क्या बीमार पड़ना है, फिर कड़वी वाली दवा खानी है, या आपको मजे से रहना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। तो अब बताओ तुम्हारा निर्णय क्या है। अगर थोड़े भी बच्चे समझदार हो गए हैं तो सरेंडर कर दें। नहीं मतलब ठीक है ना, उनको कम से कम ये तो समझ में आएगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इससे ये तकलीफ होगी, इससे ये आराम मिलेगा। तो अब निर्णय ले लो आप। तो कभी कभी ऐसे उनके ऊपर निर्णय की क्षमता देने से उनके में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, और फिर इस तरह से वो एक उनका भविष्य भी व्यक्तित्व बनता जाता है और भविष्य भी उज्जवल हो जाता है। सोचने की शक्ति भी एक तरह से तेज होती है, समझदारी आती है। जी हाँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मुझे बस प्यार का एक जाम दे दो, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। घड़ी भर को मेरे नजदीक आओ, घड़ी भर को मेरे नजदीक आओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ। मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ, मैं हाल दिल सुनाना चाहता हूँ। मुक़द्दर आज़माना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। बनाना है मुझे एक आशियाना, बनाना है मुझे एक
चाहो तो मिल जाए ठिकाना, जो तुम चाहो तो मिल जाए ठिकाना। तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, मुकद्दर आजमाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जी, क्या बनाना चाहती हूँ ये बताओ। अब व्यंजन बताएंगे बाद में। हाँ बिल्कुल, हालांकि इन्होंने साथियों ने सबने ये बहुत अच्छा लिखा है कि क्या आपको पता है जिद अच्छी भी होती है। अगर अच्छे काम को करने की आप जिद ठान लें तो उस काम का परिणाम सुखद होता है। इसे जिद हमेशा बुरी हो ऐसा नहीं है। जैसे मेरी जिद है समाज का हर व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखे, तो मुझे ऐसे लोगों को रोकना है जो साफ सफाई के पहलू को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या बात है आपके तो जज्बे को। जी यही तो है ना कि मतलब अगर अच्छी बात है तो जिद करना तो कोई बुरा नहीं, और फिर हम कुछ अच्छी बातों के लिए अपने आप से भी अगर जिद कर लें कि भाई नहीं ये तो करना ही है तो अच्छा होता है, फिर तो परिणाम अच्छा होता है। हाँ, ये बात जैसे हमने कहा था ना कि बच्चों के ऊपर निर्णय छोड़ दें, तो वैसे ही हमारे श्रोताओं के ऊपर भी निर्णय है। वो देखना पड़ेगा किस समय और किस चीज की और किस तरह से है, और कितना बड़ा बच्चा है या हम खुद कर रहे हैं जिद, ये सब तो तय करना पड़ेगा। तब तय हो पाता है कि ये जिद करनी है पूरी या नहीं करनी है। और जिद करके फिर अगली बार बताएं भी कि भाई ये अच्छी जिद हमने करी थी और हमने पूरा करा। अरे वाह, क्या बात है। वैसे साफ सफाई वाले हमारे साथी ने लिखा है, उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। आप इस अपनी जिद पर कायम रहें और इसे पूरी भी करते रहें। लेकिन हमने जो जिद की थी कि आज कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे, तो गुलाब का शरबत बता देते हैं। हाँ, तुमने बता तो नहीं दिया? नहीं, मुझे मैंने नहीं बताया अभी। ठीक है, तो इसमें गुलाब की पंखुड़ियां चाहिए करीब 250 ग्राम, जैसे काफी ज्यादा हो जाती हैं। आप कम भी ले सकते हैं। ऐसे में शक्कर चाहिए, नींबू, चुकंदर, तुलसी की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, पुदीने की पत्ती और छोटी इलायची। तो आपने समझ लिया होगा। गुलाब की पंखुड़ियां चाहिए, शक्कर, नींबू, चुकंदर, तुलसी की पत्ती, हरी धनिया और पुदीना, तो और छोटी इलायची भी चाहिए। तो करीब 2 कप पानी गर्म करके इसमें क्रश की हुई गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए। यानी कि खूब पंखुड़ियों को बहुत बारीक काट भी सकते हैं और पीस भी सकते हैं। इसे 5-6 घंटे तक ढक के रख दें। अब चुकंदर को पीस कर मिक्सर में पीस लें। इसमें धनिया की पत्ती, पुदीना की पत्ती और तुलसी की पत्ती भी डालकर 1 कप पानी डालकर ठीक से पीस लें इसको। फिर इन्हें 5 मिनट तक उबालकर पका लीजिए। थोड़ी चाशनी बना लीजिए और थोड़ी सी शक्कर को इलायची डालकर मिक्सर में पीस दीजिए। अब वो जो संगीता जो चुकंदर वाले पेस्ट और गुलाब के पत्ते जो है वो छान लीजिए और इन सब में शक्कर पीसी हुई और नींबू का थोड़ा सा रस मिलाकर सब मिला लीजिए। ये बहुत गाढ़ा होगा। इसे आधा ग्लास तक भरें और बाकी पानी, और फिर आप चाहें तो बर्फ डाल लें या घड़े के पानी में भी आप पी सकते हैं। ये एक तरीके से इसका कंसंट्रेटेड है। इसको आप रख सकते हैं फ्रिज में और 2-4 दिन तक प्रयोग में ला सकते हैं। ऐसे ही 1/4 गिलास या करके, अगर आपने शक्कर थोड़ी ज़्यादा डाली है तो आधा गिलास भी नहीं 1/4 गिलास डालेंगे और बाकी पानी आप भर लीजिए उसमें, है ना। और चुकंदर ये सबको पकाना इसलिए पड़ता है कि खराब ना हो। हाँ, खराब ना हो, और थोड़ा जो उसका एक कसैलापन होता है, कसैलापन होता है, एक अलग सा टेस्ट होता है, तो वो भी थोड़ा सा बदल जाएगा और रंग बहुत खूबसूरत आएगा। तो आप इसको बनाइए। इसके साथ साथ एक बड़ी छोटी सी बात यह है कि जैसे आजकल गर्मियां हैं, अक्सर शरबत बनाना रहता है, तो आजकल आप चीनी जो है शक्कर पीस कर रख लेंगे तो आपको घोलने में बड़ा आसान हो जाता है। नहीं तो आप घंटों कड़कड़ हम चम्मच चलाते रहते हैं और वो घुलती नहीं है। नहीं तो पीस के रख लेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। जी, और अभी देखिए होली गई, लेकिन हमारे जो सखियां हैं वो ठंडाई पाउडर पता नहीं बनाया उन्होंने कि नहीं बनाया। ठंडाई तो बनाते हैं, लेकिन ठंडाई पाउडर जो होता है वो बनाकर रख लें। तो गर्मी में ठंडाई तो हमने बताई थी, लेकिन हाँ ये ठंडाई पाउडर है जो ये बना रहेगा, तो ये आप कभी भी प्रयोग में ला सकती हैं। ठंडाई तुरंत तैयार कर लेंगे। हाँ, तो कैसे बनेगा? जी, तो इसके लिए 30 ग्राम सौंफ ले लें, 5 ग्राम काली मिर्च, 60 ग्राम बादाम और 30 ग्राम पिस्ता, 30 ग्राम खरबूजे के बीज, 10 ग्राम इलायची पाउडर या फिर साबुत इलायची भी ले सकते हैं, उसे पीस भी सकते हैं, और चीनी फिर आपको अपने अंदाज से लेनी है। पहले सौंफ को पीस लें, इसमें 100 ग्राम जो आपने चीनी रखी है और 5 ग्राम काली मिर्च है, इसे भी पीस कर छान लें। इसके बाद बादाम, पिस्ता, खरबूजे का बीज, इलायची पाउडर और या तो फिर इलायची के दाने जो भी आपने लिए हैं,
चीनी डालकर इसमें पीस लें और दोनों बार पिसी हुई चीज़ों को मिला लें। यानी कि आपने जो अलग अलग पीसा है वो भी सब मिला लें। फिर ठंडे या ताज़े दूध में इस पाउडर को मिलाकर ताज़ा ठंडाई भी बनाई जा सकती है, या फिर एक कांच के ग्लास में आधे से थोड़ा ऊपर तक दूध लेकर या अंदाज से दूध ग्लास में डालकर 3 चम्मच ठंडाई पाउडर जो आपने बनाया है उसे आधा घंटे तक ऐसे ही रख दें या फ्रिज में रख दें, या फिर उसके बाद आइस के टुकड़े उसमें डालें और उसके बाद उसको शेकर में डालकर एक बार शेक कर दें। और फिर इसका आप देखेंगे कि जब आप शेक कर देते हैं तो इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। हाँ, बदल जाता है। और इसके ऊपर फिर पतले पतले बारीक पिस्ते जो हैं उन्हें काट कर आप गार्निश कर सकते हैं। जी, तो इसका पाउडर भी हाँ, जो पाउडर हमने बनाया है उसको जब आपको तैयार करना है तो उसको 3 चम्मच आप जब मिलाएंगे पौने ग्लास दूध में, तो कम से कम आप 40 मिनट 1 घंटे तक उसको घोल के रख दीजिएगा, तब उसमें सारा रस आएगा। क्योंकि जो सौंफ है, काली मिर्च है, इन सब का जो है वो भिन्नता है उसमें, तब उसका पूरा सत आता है और उसकी खुशबू या स्वाद है वो सारी चीजें उसमें आती हैं दूध में। एकदम से आप मिलाएंगे वो शक्कर जैसा नहीं है कि तुरंत घुल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें घुलनशील नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि सौंफ हम खाते हैं तो चबाते रहते हैं तब भी सीटी बजती है, धीरे धीरे उसका रस आता है। तो इन सबको समय चाहिए, कम से कम अगर 2 घंटे आपने भिगो दिया तो बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से आपको भिगोना पड़ेगा और उसके बाद आप अगर मिक्सी में चलाएं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप वैसे भी चम्मच से खूब चला के पी सकते हैं। हाँ, और ये सेहत के लिए अच्छी भी रहती है। जैसे अब गर्मी का मौसम हल्का हल्का सा आ रहा है तो बहुत ज्यादा चिल्ड करके ना पिए, हल्की ठंडी रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। तो ही ज्यादा अच्छा है। और नवरत्न पुलाव जो है वो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, पहले गाना सुनेंगे तब आगे बढ़ेंगे। हाँ। ठहरिए होश में आलूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, कब तलक रहिएगा यूं दूर की चाहत बनके, दिल में आ जाइए इकरार मोहब्बत बनके, अपनी तकदीर बना लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। आपको दिल में बिठा लूं, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, ऐसी क्या शर्म जरा पास तो आने दीजिए, रुख से बिखरी हुई जुल्फे तो हटाने दीजिए, प्यास आँखों की बुझा लूं तो चले जाइएगा, ठहरिए होश में आ लूं तो चले जाइएगा, आपको
बिठा लूं तो चले जाइएगा, आपको दिल में बिठा लूं। जिद की हमने बात की थी रेणु जी। हमारी एक सखी लिखते हैं कि अपनी सारी शक्तियां और योग्यताओं को जीत हेतु संकल्पित करें, अपनी जिद की पूर्ति हेतु पुरुषार्थ करें। जिद का अर्थ बच्चों की जिद जैसा नहीं, बल्कि किसी ऊंचाई को छूने और किसी सफलता को अर्जित करने हेतु किया गया अदम्य या अटूट संकल्प है। जिद का अर्थ है अपनी इच्छा शक्ति को समेटकर अपनी योग्यता शक्ति एवं काबिलियत से भी बढ़कर पुरुषार्थ करें। इस तरह से इन्होंने लिखा है। क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। हाँ, बहुत ही अच्छा लिखा है जी। तो पुरुषार्थ करने के लिए तो बिल्कुल होना ही चाहिए, इसकी जिद होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल किसी भी सफलता है तो सर्वप्रथम आवश्यकता है कि संकल्प करने की, और आपका संकल्प अगर अटूट है, अदम्य है, तो सफलता निश्चित ही मिलेगी। इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। वैसे हमारे और बहुत सारे साथियों ने लिखा है कि आज तो भाई गुलगुला बन रहा है, और क्योंकि शीतलाष्टमी है, हाँ। कल बना होगा ना, आज खा रहे होंगे सब लोग। तो तरह तरह के व्यंजन तो बनते ही हैं, मज़ा आता है। और आपको दिल में बिठा लूँ तो चले जाइएगा, तो ये भी तो एक तरीके की जिद है ना। अब जब मुलाकात होती है तो लगता यही है कि ये मुलाकात यूं ही चलती रहे, कहीं पर भी हम अलग ना हो। लेकिन आज समय हम समाप्त होता है, तो सोमवार को फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। रेणु चतुर्वेदी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार।